So hello everybody. Today we are going to start with our new batch for January 26, May 26. This batch will be applicable and हमें इस बैच में जैसा कि मैंने आपको अनाउंसमेंट के टाइम पे ही बोल दिया था कि अपन इस बैच में जो टारगेट कंप्लीट करने वाले हैं दैट वाज नथिंग बट यू नो व्हाट entire advanced accounts 100 marks in a span of 60 to 65 days journey एंटायर थिंग। चैप्टर 1 के मैंने नोट्स आपको डाल दिए हैं। मैं किस फ्लो में पढ़ाऊंगा ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था। मैं किस तरीके से पढ़ाने वाला हूं तो ये मान के चलना कि अगर आप जीरो पे हो तो भी आपका पूरा उद्धार हो जाएगा, बिकॉज ये क्रैश कोर्स नहीं है, इट्स अ कंप्लीट बैच। बस थोड़ा सा रेगुलर बैच से थोड़ा सा स्पीड अपनी थोड़ा ज्यादा रहेगी क्योंकि अपन 2.5 घंटे रहेंगे, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था। पॉइंट नंबर 1, इस बैच में पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी एंड इसके बाद हम चले जाएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जाने से पहले मुझे आपको कुछ कंपनीज एक्ट की चीजें बतानी जरूरी है जो आपके अकाउंट्स के सिलेबस में हैं एंड दैट इज रियली रिक्वायर्ड। तो जो भी स्टूडेंट्स इस बैच को कर रहे हैं, पहली चीज जो मेरी हार्ड कॉपी ऑफ द बुक रहेगी वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। दूसरा, जो लोग बैच में बैठे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपकी कॉपी प्रिपेयर हो जानी चाहिए। कॉपी अगर आपकी प्रिपेयर नहीं है तो ये चैप्टर विल बी यूजलेस। एनी टॉपिक वी विल बी स्टडिंग, आई विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल एंड जस्ट अ मोमेंट, आई एम, ये रही अपनी चैप्टर 1 की पीडीएफ, मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दी है। सो इस तरीके से कुछ अपनी पीडीएफ दिख रही होगी आपको। इसमें अपना फॉर्मेट है जो भी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पे दिस। यहां से जितने क्वेश्चन यहां पे हैं, जितने क्वेश्चन ये 2004 से लेके अभी तक जितनी वैरायटी आई है सारी कवर कर दी मैंने। सारे क्वेश्चन नहीं कवर करे, क्या कर दिया, वैरायटी। सर कौन से अटेम्प्ट तक, मई 25 तक, मई 25 तक एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर ये देखोगे तो ये आपका, ये मेरे नोट्स का क्वेश्चन 1 है, सुभाष लिमिटेड, ठीक है। सेम question with the same kind of adjustment, illustration 2 of study material, and the similar question was asked in September 24। तो आपको रेफरेंसिंग है, इतने क्वेश्चन कर लिए हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएगा। करीबन 10 क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन 2 इलस्ट्रेशन 1, मई 25, मई 24। तो अब ये 3 क्वेश्चन नहीं करने अपने को, एक ही क्वेश्चन करने का। करेक्ट है? एम आई क्लियर? पक्का? जो लोग ऑनलाइन में हैं, परिधि, अदिति, श्रद्धा, प्रिशा, महक, कोमिल, हरिओम, नंदिनी, नंदना नाम होता है क्या? ठीक है, तो नंदना, देवांश, स्नेहा, एवरीबडी इन द चैट बॉक्स, प्लीज बी इंटरेक्टिव ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लासेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कैलकुलेटर साथ में रखना, है ना? ठीक है। और जो जनवरी 26 के स्टूडेंट्स हैं रेगुलर बैच के, अगेन देयर विल बी नो रिकॉर्डिंग, है ना? ओके, नाउ आई विल ट्राई माय बेस्ट दैट टाइमिंग्स वोंट क्लैश, बट इफ एनी यू कैन यूज योर ब्रेन्स। ओके सर, हाउ नाउ? सो शैल वी स्टार्ट विद द चैप्टर? ओके, मैं मान के चल रहा हूं आपको कुछ भी नहीं आता। नई पीडीएफ, नया फोल्डर बनाते हैं हम, नया फोल्डर जिसका नाम होगा एडवांस J26, और यहां पे आएगा नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज Jan26। करेक्ट? नाउ हाँ, तो मैंने बता दिया, बाकी आप दिमाग लगा लो, जरूरी नहीं है। मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला किसी को कंपलसरी बैठना, जिसको जरूरत है वो बैठ सकता है, बाकी आपका डिसीजन है। नाउ चार्टर्ड, चैप्टर नंबर 1 चालू करने के पहले भगवान जी तो रहे साथ में, कोई रहे ना रहे। हेडिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
ऑफ कंपनीज। सर कितना वेटेज है इस चैप्टर का? न्यू सिलेबस में ये एक बार 20 नंबर भी जा चुका है, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज। अभी मई 25 की बात करूं मैं, सितंबर 25, मिनिमम 14 मार्क्स, मैक्सिमम 20 मार्क्स। तो आप ये मान के चलना, और वर्स्ट से वर्स्ट भी हुआ तो 10। तो देखो 10 से 20 मार्क्स, काफी इजी चैप्टर, काफी स्कोरिंग चैप्टर, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। आई रिपीट इट। ओके, नाउ सर इसमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या चीजें अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है? क्योंकि देखो अगर एक रोड मैप तैयार हो ना, कि हमारे पास कॉपी पे लिखा हो गया यार इस चैप्टर में कितनी चीजें कवर करनी है, वो सारी चीजें अगर कवर कर ली तो लास्ट में रिवीजन में अपने को बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन, अच्छा रिवीजन मैं मेरे यूट्यूब पे डालूंगा, तो आपको वहां से देखना, वहां से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है सर। और जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें हैशटैग्स यूज करेंगे, मतलब #1 मतलब कॉन्सेप्ट नंबर 1, #2 मतलब कॉन्सेप्ट नंबर 2, ऐसे करके चलते जाएंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, #1 थिंग्स टू स्टडी। थिंग्स टू स्टडी नंबर 1, प्रिपरेशन ऑफ financial statements. What is financial statement? You know it by Tarun sir, that it includes balance sheet, statement of P&L, और P&L नहीं होता, P और L होता है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, एक साथ दोनों नहीं हो सकते। सो व्हाट वी विल से, स्टेटमेंट ऑफ P और L, P और L, करेक्ट। नाउ चार्टर्स, एक और बात सर, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक और चीज आती है, दैट इज नोट्स टू द अकाउंट्स, वो भी हम यहीं पे कवर करेंगे। ठीक है, एक चीज और आती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, दैट इज नॉट आवर कप ऑफ टी, इट विल बी स्टडीड इन सीए फाइनल्स। ओके, देन आता है आपका एक कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, करेक्ट। सो पहली चीज तो क्लियर होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें हैं, 5 में से अपने को इस चैप्टर में कितनी पढ़नी है? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड notes to accounts. Statement of changes in equity is not part of our syllabus. Why? Because it will be covered by Ind AS. तो वो अपने को फाइनल में पहुंच के पढ़ना है। देन अगर अपना आता है कौन सा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, दैट इज अ सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 विल बी देयर, करेक्ट। नाउ वी विल बी फोकसिंग ऑन द सेकेंड थिंग, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिविडेंड का ट्रीटमेंट, इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट, कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है, फिर भी चुल मच गई है कि हमको प्रॉफिट देना है शेयर होल्डर्स को, प्रॉफिट है ही नहीं, इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट, लेकिन हमें डिविडेंड देना है। तो हमें उस केस में क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉ कंप्लाइंस है यहाँ पे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नए सिलेबस में 5 बार तो एग्जाम हुई, जिसमें 2 बार एग्जाम में आ चुका है और 4 मार्क्स में आ चुका है, करेक्ट। सो दिस इज द सेकेंड थिंग। नाउ हैशटैग नंबर 2, What do you mean by financial statement चाचा, बताओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या, हमने क्या देखा था अभी जस्ट, बैलेंस शीट, SOPL, सोकी, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एंड नोट्स टू अकाउंट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, तुम में से किसी ने एसी बंद कर दिया, संस्कार को बुला के चलवाना, तुम मत करना, एक संस्कार को बुला दे यार। हाँ फोन लगा दो, तुम अपने क्षेत्र के हो, तुम लगा सकते हो फोन। नॉट इन इंटर, करेक्ट। साथ साथ में लिखते चलना भाई, नहीं हो तो मैं PDF भेज दूंगा चैप्टर कंप्लीशन पे। ओके, सो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाना होता है? अगर आप मॉड्यूल देखोगे तो आपके मॉड्यूल में बहुत सारी इस चैप्टर की थ्योरी दी हुई है, आप करीबन पढ़ोगे तो पढ़ना, जब भी टाइम मिले इंटर की एग्जाम के बाद तो देखना, उसमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं जो आपको ऐसा लगता है कि लॉ में भी दी हुई है। तो आपको तरुण सर ने सेक्शन 2 की बातें बोली होंगी, सेक्शन 129 पढ़ाया होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला, वो अकाउंट्स ऑफ कंपनी करके एक चैप्टर है, उसमें पढ़ाया होगा। तो वो सारी थ्योरी गिवन है, उसको अपन वहां पे टच नहीं करने वाले। बस इतना याद रखना कि हर कंपनी की ये ड्यूटी होती है, एज पर सेक्शन 129,
to prepare and submit its annual financial statements which has to be audited. So वो क्या बन जाएंगे? Audited financial statements in accordance with Schedule 3. In accordance with Schedule 3. Correct? तो ये कहां से आया सर? ये बात बोलता कौन है? सेक्शन नंबर 129. ये किसी ने एसी बंद कर दिया. चल तो हवा क्यों नहीं आ रही? ये थोड़ा सा मद्दा कर दो उसको. हेलो, आवाज आ रही है ऑनलाइन में? यस, नो, प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स. हेलो, डन. नाउ सो सेक्शन 129 क्या बोलता है? लिखना पड़ेगा. एवरी कंपनी मस्ट सबमिट their financial statements prepared in accordance with Schedule 3 and notified accounting standards. नोटिफाई कौन करता है? नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स ऑफ इंडिया, नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. करेक्ट? सो नोटिफाइड बाय, है ना? देयर इज नो कंपैरिजन हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग भी बैठे हैं, कि आप सोचो कि थ्योरी क्यों चालू हो गई. थ्योरी के बेसिस पे मैं प्रैक्टिकल, मेरा बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है जो कि भाई पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट तक लेके जाऊंगा, क्यों है, क्या है, पैर नहीं हिलाते, और उसके बाद क्या? क्वेश्चंस. तो मैं आपसे होमवर्क में ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा. मैं सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करूंगा कि 30 मिनट आप घर पे ध्यान दे दो इसको, जो हम 2 से 2.5 घंटे में पढ़ने वाले हैं. करेक्ट? नाउ इन इट्स annual general meeting. Now शेड्यूल 3 क्या बोलता है? तो आपने नोटिस किया हमारा फ्लो कैसे चैप्टर का चालू हुआ. फर्स्ट हमें क्या पढ़ना है? प्रिपरेशन ऑफ एफएस एंड द सेकेंड वन डिविडेंड. ठीक है, एफएस पे आए. व्हाट इज एफएस? तो बोले सर बैलेंस शीट, एसओपी ऑल, सोकी, कैश फ्लो और नोट्स टू द अकाउंट्स. इसमें से 2 चीजें अभी इस चैप्टर में नहीं पढ़नी, मतलब बाकी 3 चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी. अब ये कौन बोलता है बनाने को? बोले सेक्शन 129 बोलता है. कौन से एक्ट का? कंपनीज एक्ट का. वहां से आया कि भैया किस हिसाब से बनाना है? बोले कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाना है. तो अब हमारा आ गया शेड्यूल 3. तो हमारा एक फ्लो चल रहा है पूरा. ठीक है, इंटरेस्ट भी मजा आ जाएगा. आप इस तरह से पढ़ोगे, आपको कुछ भी घर पे याद करने की भी जरूरत नहीं है इसमें. शेड्यूल 3 क्या करता है बताओ? गिव्स फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. करेक्ट? सो इट गिव्स फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज बैलेंस शीट एंड पीओएल. हाँ, पीओएल भी चलेगा, हो जाता कभी कभार, वो सुबह से चल रहा है बेचारा. बोलते बोले सुनो, एवरी कंपनी मस्ट, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है ये चीजें, प्रिपेयर बैलेंस शीट, पीओएल एज पर फॉर्मेट्स इन शेड्यूल 3 except number 1 banking company, second insurance company. डन. बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी के अलावा सभी कंपनीज को कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना है? शेड्यूल 3 का. ठीक है. सो
नाउ चार्टर्ड्स वी आर फोकसिंग ऑन द फॉर्मेट. शेड्यूल 3 पे आ गए. सो व्हाट इज द फॉर्मेट, है ना. फॉर्मेट जब हम देखने जाएंगे शेड्यूल 3 पे, सो यू विल बी कम टू नो कि देयर आर 3 डिविजन्स. हाउ मेनी? 3 डिविजन्स. डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3. कितनी? 3 डिविजन्स हैं. हमें तीनों नहीं पढ़नी. बहुत क्लियर. तीनों तो हम फाइनल तक में भी नहीं पढ़ पाएंगे. डिवीजन नंबर, पिंक कलर का है, रुको, आपके फेवरेट कलर में, ऑनलाइन वालों. डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 2 + 1, 3. ठीक है. नाउ डिवीजन 1 इज एप्लीकेबल टू. सर किस पे एप्लीकेबल है बताओ? कंपनी पे. कॉमन सेंस था ना. किस पे क्या मतलब? पार्टनरशिप फर्म पे थोड़ी, कंपनी की बात चली तो कंपनी पे ही होगा, है कि नहीं? अरे भाई किस पे एप्लीकेबल? ऑनलाइन वालों गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हिंदी, इंग्लिश, सो गए एवरीबडी, ऑल माय वंडरफुल फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. Yes. Now, applicable to company which, thanks. ज्यादा नहीं. आप बेटा इधर आ जाओ. Which have net worth. अब मत छेड़ना उसको, उसको जॉन्डिस हो गया है. कह रहे तुम लोग को ठंडी ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है. हट. नेटवर्थ ऑफ लेस देन 250 करोड़. मतलब ऐसी कंपनीज दोस्तों जिनकी नेटवर्थ कहां डिफाइन है? कंपनीज एक्ट में. नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है, उन पे लगेगा डिवीजन 1. ठीक है सर. डिवीजन नंबर 2 एप्लीकेबल to company which have net worth of 250 crores or more than 250 crores. करेक्ट. या तो 250 या से ज्यादा. और नेटवर्थ भले ही 250 से कम हो बट लिस्टेड एंटिटी हो. लिस्टेड है तो नेटवर्थ देखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली कहां चली जाएगी? ओके एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट. अभी स्क्रीन ठीक है, विजिबल है बच्चों? ऑनलाइन क्लियर? ओके. नाउ चार्टर्ड याद रखना, लिस्टेड एंटिटी डिवीजन 2, अनलिस्टेड है नेटवर्थ चेक किया. अनलिस्टेड पब्लिक प्राइवेट इट डज नॉट मैटर. लिस्टेड अनलिस्टेड. सर लिस्टेड डिवीजन 2, अनलिस्टेड नेटवर्थ चेक की. सर एग्जैक्ट 250 करोड़ डिवीजन 2, 250 करोड़ से ज्यादा डिवीजन 2, 240 करोड़ डिवीजन 1. ओह गॉट इट. नाउ डिवीजन नंबर 3 एप्लीकेबल टू एनबीएफसी कंपनीज. नॉर्मल कंपनी कौन सी? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. ये आपके उस पर दिया है लास्ट एग्जाम, लास्ट एमटीपी में इससे रिलेटेड 2 एमसीक्यू थे. एमटीपी में आ चुका है एमसीक्यू. इस पे डिस्क्रिप्टिव नहीं आने वाला बट यू शुड नो. एंड आपका एक फ्लो भी डेवलप हो रहा है. प्रिपरेशन ऑफ एफएस. प्रिपरेशन ऑफ एफएस में 2 चीजें, स्टेटमेंट ऑफ पीयर इन एंड बैलेंस शीट, साथ ही साथ रिलेटेड नोट्स, मतलब नोट्स टू अकाउंट्स. उसके बाद आए कहां पे? सर शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाना है. सेक्शन 129 बोलता है. सर शेड्यूल 3 क्या देता है? फॉर्मेट जो कि सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट बैंकिंग इंश्योरेंस.
उसके बाद फॉर्मेट पे गए, फॉर्मेट 3 जगह पे दिया है, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3। डिवीजन 1 क्या है? बोले सर ऐसी कंपनी 250 करोड़ से कम नेटवर्थ। सर डिवीजन 2 250 करोड़ या उससे ज्यादा या फिर लिस्टेड। और तीसरा एनबीएफसी। सर ये पूरा सीए फाइनल में है, 100 मार्क्स का अकाउंट्स ये है, ठीक है। ये भी सीए फाइनल ऑडिट में एक चैप्टर है, ठीक है। एंड दिस इज सीए इंटर, है ना, इसको अपन हमारा लव, ठीक है। वी हैव टू मेक रिलेशन विथ दिस, करेक्ट, डिवीजन 1। सो वट एवर वी आर गोइंग टू स्टडी इन अकाउंट्स एज पर, एक्सेप्ट इन द ब्रांच अकाउंट्स, ब्रांच अकाउंट्स के अलावा सारे चैप्टर्स में घूम फिर के ये डिवीजन 1 आएगा, करेक्ट। सो दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग दिस टॉपिक एज द फर्स्ट टॉपिक, करेक्ट। नाउ डिवीजन 1 का फॉर्मेट अगर आप देखोगे तो आपने वैसे फाउंडेशन में भी देखा होगा, इट फॉलोज कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू असेट्स। दिस इज द फॉर्मेट। फर्स्ट दे विल से शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड मतलब ओनर्स फंड, ओनर फंड इज नथिंग बट द कैपिटल। देन लायबिलिटीज दैट इज ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन में भी करंट नॉन करंट, ओके। देन दे फोकस ऑन असेट्स, असेट्स मींस सर नॉन करंट एंड करंट, नॉन करंट एंड करंट, करेक्ट है। ये क्लासिफिकेशन है आपकी बैलेंस शीट का। तो अगर अपन इसमें देखेंगे तो कैपिटल इज नथिंग बट शेयर होल्डर्स फंड, जिसको मैं एफएम की लैंग्वेज में आपने सुना होगा इक्विटी भी बोलते हैं, है ना, इक्विटी भी बोलते हैं। ओनर्स फंड अगर लेमन भाषा में बोलूं, बचपन में से कैपिटल भी पढ़ा था हमने, जब सबसे पहली एंट्री पास करी थी, याद करो जब तुम बहुत छोटे बच्चे थे, मासूम से, कैश टू कैपिटल करते थे, है ना, है ना, पेन नहीं चबाते थे लेकिन तब। तो इसका एक और नाम क्या है? इक्विटी। इसको मैं क्या बोलूंगा? कैपिटल बेस। इस कैपिटल बेस में 2 पार्ट्स हैं। ओए शेड्यूल 3 के अंदर इस कैपिटल बेस, शेड्यूल 3 डिवीजन 1 में 2 बेसिस हैं कैपिटल के। एक तो मैं बोलूंगा जिसको एक्चुअल में कैपिटल, एंड द सेकेंड वन विल बी रिजर्व्स एंड सरप्लस, करेक्ट है। क्योंकि याद होगा कैपिटल इज नथिंग बट ओनर्स फंड प्लस ऑल द प्रॉफिट्स और रिजर्व्स, करेक्ट। सो यहां पे कैपिटल के अंदर 2 बातें, ए बी। ए में इक्विटी शेयर कैपिटल, बी में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, करेक्ट है। ओके सर। फिर सर रिजर्व्स एंड सरप्लस में एक आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, दूसरा आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट्स। डिविजिबल प्रॉफिट्स का मतलब होता है फ्री रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स मतलब जनरल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ प्योरल, करेक्ट। फिर आते हैं कुछ रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व्स, जैसे कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम तो ऊपर आ गया ना, और वो रिजर्व, ए भाई साहब, सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट अ रिजर्व, सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट होता है वो, ठीक है। लॉजिक पे चलना है क्या? सोच के देखो। एनीथिंग बियॉन्ड फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज नथिंग बट ट्रांसफर टू व्हाट? सिक्योरिटी प्रीमियम। कहां से आया? कंपनीज एक्ट, यू आर डूइंग इट ना। सो वेन एवर कंपनी, अब आप एक कंपनी हो, सोच के देखना, डीपी मतलब डिविजिबल प्रॉफिट्स, डीपी मतलब डिविजिबल प्रॉफिट्स मतलब जनरल रिजर्व, जितने भी फ्री रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ प्योरल, एग्जांपल लिख लो, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, है ना, और आपका स्टेटमेंट ऑफ प्योरल का डेबिट बैलेंस, करेक्ट है। एम आई क्लियर? नो। एक और आप एक चैप्टर पढ़ोगे, उसमें आएगा ये स्टैट्यूटरी रिजर्व। Statutory reserve is nothing but reserves created not because of accounts, it is because of some other rules and regulation, laws and regulation. मान लो इनकम टैक्स एक्ट बोलता है
इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व बनाने को, तो कंपनी विल प्रिपेयर इट, सिंपल। तो उसको हम क्या बोलेंगे अपने शेड्यूल 3 में, स्टैट्यूटरी रिजर्व। क्लियर है? तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, 4 टाइप के रिजर्व्स होते हैं। नंबर 1, सिक्योरिटी प्रीमियम, इट इज नॉट अ रिजर्व बट इट इज क्लासिफाइड अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस। व्हाई? बिकॉज जनरली अगर लॉजिक देखा जाए ना, तो आप सोच के देखो, आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम पे जो बैलेंस आ रहा है वो कैसे आ रहा है, लिखना मत, पूरा फोकस स्क्रीन पे, इधर है ना। कंपनी इशूड शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एट फेस वैल्यू ऑफ ₹10। फेस वैल्यू का एक और नाम होता है नॉमिनल वैल्यू। कई बार क्वेश्चन में नॉमिनल वैल्यू गिवन रहेगा, कई बार क्वेश्चन में फेस वैल्यू गिवन रहेगा। कंपनी ने क्या किया, इशू करे शेयर्स, है ना, एट 50 पर शेयर। ठीक है, और कितने शेयर्स इशू करे, कंपनी इशूड 1000 शेयर्स। करेक्ट? लिखना मत इसको, बस मैं थोड़ा सा लॉजिक समझा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से चलना ताकि आपको लॉन्ग टर्म रिटेंशन रहेगा। ठीक है, मुझे बताओ व्हाट इज द एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा रिसीव हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। व्हाट इज द अमाउंट सर, 1000 इंटू ना दिस 40,000। अच्छा, अमाउंट कितना हुआ, 10,000, 40,000, टोटल कितना आया कंपनी के पास। ना दिस 50,000 इज बिकॉज ऑफ द शेयर्स इशूड टू द ओनर्स। अरे यस और नो यार, शेयर होल्डर ये जिसने भी सब्सक्राइब करे होंगे 1000 शेयर, कैन आई से नाउ ही और शी विल बी द ओनर ऑफ द कंपनी। अरे आई एम द ओनर ऑफ रिलायंस, व्हाई आई हैव शेयर्स ऑफ रिलायंस। करेक्ट? नाउ आई हैव पेड टू द कंपनी, सो आई विल बिकम द मेंबर। नाउ whose fund is this? Owner's fund. And due to this owner's fund, this 40,000 has been transferred to security premium. 2020 तक शेड्यूल 3 से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोलता था। 2020 में एमसीए ने अमेंडमेंट किया और इसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कर दिया। क्यों अकाउंट कर दिया? कैन आई से लॉजिकली इफ यू गाइस थिंक लाइक दैट, तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो इतना पार्ट है, इट इज नथिंग बट योर इक्विटी ओनली। एंड इक्विटी इज व्हाट? ओनर्स फंड। आप बताओ ओनर को पैसा कब देते हो? आप मुझे बताओ, ये तुमको समझ पड़ रही मैं क्या बात कर रहा हूं यहां पे? नहीं तुमको तो पड़ रही, इनका पूछ रहा हूं मैं, ये जो बैठे हैं उधर उस पार। अरे घर पे बैठे तो उधर कहां देख रही है, वो पीछे देख रही है। ए हाँ आ रहा है पक्का, तुम बोलते रहा करो, मुझे लगा सो गए। नुक्ति मंगाऊं? दो बेटे की प्रसाद नहीं होता भंडारे में बेटी पूड़ी मांग रही। क्या बोला मैंने सर? दिस 40,000 इज बिकॉज ऑफ द ओनर्स फंड। कंपनी रिसीव दोस 40,000 बिकॉज इट इज नथिंग बट अ फंड कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ओनर इटसेल्फ। यस नो? नाउ अंडरस्टैंड कि अगर ये 40,000 मेरे कहीं ना कहीं इक्विटी का ही पार्ट है। अच्छा, ये मुझे कभी लौटाने हैं क्या? When will I return this fund? At the time of winding up. So company has the obligation to pay? No, until and unless it is going concern. Why company will pay it? सोच के देख, कंपनी का शेयर इक्विटी देखो, कंपनी क्या करती है अगर वाइंडिंग अप भी होती है, सबसे पहले आउटसाइडर्स को पे करती है? नहीं, सबसे पहले एसेट्स बेचती है। आउटसाइडर को पैसे कहां से लाएंगे? एसेट्स बेचे, देन व्हाट दे विल डू, पैसा आ गया आउटसाइडर्स को चुका दिया। फिर आउटसाइडर्स के बाद आपके नॉन करेंट डिवेंचर होल्डर्स है ना, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, लास्ट में अगर कुछ बचा तो इक्विटी शेयर्स, अदरवाइज नॉट अ ऑब्लिगेशन। करेक्ट? नाउ सो थिंक लाइक दैट। ये 40,000 तो आपको ड्यू टू द कैपिटल इन्वेस्टमेंट आए ना, so that is why Ministry of Corporate Affairs realized this so late.
एंड अमेंडेड दिस, एंड बचपन में आप 11-12 के आपके मास्टर जी ने पढ़ाया होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बट एक्चुअली इट इज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. आई होप इट इज क्लियर. सो दैट इज बाई आज. अच्छा, अब डिवीजन 1 बहुत पुराना बना हुआ था, डिवीजन 2 और 3 अभी आए 2016 में, जब से देश में इंडिया ऐसा है. क्या बोल रहा हूं मैं? डिवीजन 2 अपन ने देखा ना, डिवीजन 2 3, ये दोनों के आने की वजह से ये रियलाइज हुआ, अरे हाँ यार, सिक्योरिटी प्रीमियम तो इज नथिंग बट इक्विटी ओनली. बिकॉज डिवीजन 1 तो हमेशा ये एंट्री बोलता था और आप राजी खुशी एंट्री पास कर देते थे और बिल्कुल सोचते नहीं थे कि क्यों सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, आप अकाउंट बोल रहे हैं इंटरमीडिएट में. बट एक्चुअली अगर आप इंडेक्स के हिसाब से देखो तो आपने यहां लिख दिया ना टू इक्विटी, खत्म, सही है, एंट्री ओवर. You don't have to classify it. Why? Because everything has to be valued on fair value. Simple. What is the fair value of the share? 50. And 50 is nothing but the capital investment. अरे हाँ सर, अभी हमको समझ पड़ गया. 10 तो हम सिर्फ कंपनीज एक्ट की वजह से बोल रहे थे. 10 और 40 का ब्रेकअप किसकी वजह से आ रहा था? कंपनीज एक्ट की वजह से. सो दैट इज वाई उन्होंने अमेंड किया एंड दिस इज वाई इट इज नोन एज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. अंडरस्टूड? इसे आप आज के बाद कभी भी क्या रिजर्व बोलोगे, है ना? मैंने आपको बोल दिया, देखो आई नो थोड़ा सा हेक्टिक गया होगा, बाउंसर गया, समझ पड़ा? लॉजिक क्लियर है एवरीबडी? हाँ, तो याद रखने का लॉजिक ये था, इसको लिखना नहीं है, बस मैंने आपको ऐसे एक काम करते हैं ना, फाइनल वालों के साथ जो करता हूं वही इंटर वालों के साथ कर दे रहा हूं. इसको बादल को हम एक नाम देंगे, आज से इसका नाम है बादल. वाह यार, एचडी क्लाउड. ये आपने जहां पे भी बीच बीच में अपन ने एचडी क्लाउड बनाया, मतलब कोई लॉजिक है, ठीक है, ताकि आपको रटने की जरूरत नहीं. देखो अकाउंट्स पढ़ रहे हो, रटो मत यार. 30 चैप्टर है, कितना रटोगे? 30 चैप्टर है, 27 तो एएस और अलग से 3 नहीं, 32 चैप्टर है, सॉरी 32 चैप्टर है, 27 तो एएस है. सर एएस तो 29 थे, अबे बीच में 2 नहीं है, एएस 6 नहीं है, एएस 8 नहीं है. हमें तो याद भी नहीं है, जनवरी वालों की लिस्ट भी है ऐसी कोई, ठीक है. नाउ चार्टर्ड अंडरस्टैंड, ये लिखना है क्या एचडी क्लाउड? नहीं लिखना है, बस अपने को ध्यान रखना है, ठीक है. ध्यान से. ओए कैन आई से ये क्लियर है? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड इज नथिंग बट द कैपिटल बेस इक्विटी, जिसको मैं बोल सकता हूं इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 थिंग्स. करेक्ट? यहां तक सब साथ में? ओके. नाउ चार्टर्ड वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कॉल्ड एज लायबिलिटी एंड असेट्स. करेक्ट? लायबिलिटी और असेट्स के बारे में बात करते हैं. तो लायबिलिटी भी 2 तरीके की होती है. वाह यार, दैट्स ग्रेट. नॉन करेंट एंड करेंट, ग्रेट, खुद को शाबाशी ऐसे दे लो. और असेट्स सर वो भी 2 तरीके के होते हैं, करेंट, नॉन करेंट. सही आंसर है? सही आंसर है कि नहीं? अरे हाँ, अबे सही है, तुम सही आंसर है कि नहीं? अरे करेक्ट है. एसेट्स 2 ही तरीके के क्लासिफाई किए. शेड्यूल 3 की बात कर रहे हैं हम, तो शेड्यूल 3 में एक तो करेंट, नॉन करेंट. लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है ही नहीं, मेरे को पता है, ये तो दुनिया गधे को भी पता होगा. बेइज्जती खराब कर दी इसने तो. माय क्वेश्चन, व्हाई? माय क्वेश्चन टू यू, व्हाई दिस क्लासिफिकेशन? चार्टर्ड्स, व्हाई दिस क्लासिफिकेशन, करंट एंड नॉन करंट? उसको नहीं बताना, इधर मैंने पूछा है. तो ये करंट नॉन करंट का क्लासिफिकेशन क्यों? ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन वाले मस्त है, बोले हमसे पूछ ही नहीं सकता ये. हाँ हाँ, करंट वाले हो जाते हैं, नॉन करंट वाले हो जाते हैं. आई कंप्लीटली अंडरस्टूड दैट यू हैव क्लासिफाइड इट 2 टाइप्स, करंट, नॉन करंट. आई एम आस्किंग व्हाई. कितना कितना भीतर? ओ माय गॉड, बुंदेलखंडी. हाँ, और
ओके, ये तो तुमने डेफिनेशन बता दी, मैं लॉजिक पूछ रहा हूं। हाँ हाँ, और क्वाइट क्लोज जा रहे हो, थोड़ा सा और सोचो, मैं तब तक उनका सुन रहा हूं। हाँ, टू क्लासिफाई विच असेट्स कैन बी सोल्ड एंड रियलाइज फर्स्ट, तो फिर लाइबिलिटी का क्लासिफिकेशन ऐसा क्यों है श्रेयांश? हाँ, आज ही बोलना है, जल्दी बोल। यूजर, वो तो उसी ने बोला है। मेरी कितनी लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस हैं, मेरी कितनी कम इसी विद इन द ईयर मेरे को ऑब्लिगेशन चुकानी है, ठीक है। तो आपने बोल दिया कि ये लाइबिलिटी का क्लासिफिकेशन है, तो एसेट में क्यों है फिर? बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन है यार, 11th का क्वेश्चन है ये। चलो चलो अपन आगे बढ़ते, छोड़ो इसको। लॉजिक को एग्जाम में थोड़ी आना है, एग्जाम में आना नहीं, क्या करना है ना, नाखून नहीं चबाना बैठ के। तू तो बस सुन, तेरे को सब समझ पड़ेगी। आराध्य, हाँ, मैं बताऊं? तो आप ही बता दो। विद इन, ऑनलाइन वाले कितने निकले, आप ही बता दो यार, ऐसे नहीं बताऊं, पैसे लगेंगे। चलो चलो बताता हूं, ध्यान से सुनना। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, लड़कों आप ज्यादा रिलेट करोगे, ठीक है। सपोज आई हैव टू फ्रेंड्स, क्या बात नहीं है, टू फ्रेंड्स हैं। आई हैव टू फ्रेंड्स, नाम आपको, टू फ्रेंड्स है ना, हाँ, लड़की ही हैं दोनों, डॉक्टर बडी, ठीक है, इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। डॉक्टर का कैश बैलेंस जो है ना, इतनी, शी लिव्स इन 1 BHK, व्यक्ति विशेषज्ञ पे नहीं है, ये सिर्फ काल्पनिक बातें हैं, ध्यान से सुनना। दोनों ही आपकी फेवरेट है, हाँ काफी। चार्टर्ड, लिसन, कैश बैलेंस कितना है इसके पास, पिंक कलर से लिखेंगे हम, इसको पी लिया हो गया थोड़ा सा स्किन को, 1 करोड़। और शी लिव्स इन 1 BHK, हाँ कान तेज है मेरे, ठीक है। एंड बडी, बडी रेड, ग्रीन थोड़ा सा, नहीं रेड, रेड। कैश बैलेंस शी हैव यू नो few lakhs, she lives बंगलो, बंगलो बंगलो बेटा बंगलो, ये क्या होता है बंगलो, हाँ घर, हवेली का, आओ कभी हवेली, दैट वन, ठीक है चार्टर्स। नाउ माय क्वेश्चन, आई वांट टू गो टू पार्टी, मैं किसके साथ जाऊं, पब, अरे पब नहीं जाना है, मैं बोल रहा हूं मेरे को पार्टी करने जाना है, बोले कब, वो मैं किसके साथ जाऊं। आई वॉन्ट एवरीबडीज आंसर इन द चैट बॉक्स, जिन जिनका एग्जाम जनवरी में है या मई में है। पार्टी करने किसके साथ जाऊं, डॉक्टर, दोनों को, आई विल गो विथ ओनली वन ना, एक साथ दो लड़कियों के साथ नहीं जा सकते बच्चे, बेसिक्स ही हिले आपके। चलो डॉक्टर और बडी, एक साथ दो के साथ नहीं बेटा, दोनों मार के भागेंगी। डॉक्टर डिपेंड्स, प्राइवेटली जा रहे हैं पब्लिकली, अबे पार्टी में जा रहा हूं, कौन ही घटिया आदमी, श्रेयांश दागा। आज से हमारी क्लास का एक बेंचमार्क भी सेट है, अगर मैंने किसी को श्रेयांश बोल दिया मतलब आप समझ जाना, ठीक है, श्रेयांश कहीं का, ठीक है। अब बताओ डॉक्टर, अच्छा मुझे शादी करनी है, किससे शादी करूं, आई हैव 2 ऑप्शंस,
मुझे किससे शादी करनी चाहिए? अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं कि आप बताओ दोस्तों, आप जिससे बोलोगे उससे शादी कर लो, इन दोनों में से। हाँ बडी, वाई? मेरा जिसमें फायदा हो, आप बताओ। डॉक्टर जिंदगी भर कमाएगी, बट मुझे एक बात बताओ, बंगलो 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 बंगलो, कैन आई से समटाइम्स आई हैव टू टेक डिसीजन बेस्ड ऑन द सॉल्वेंसी पोजीशन एंड समटाइम्स आई हैव टू टेक डिसीजन बेस्ड ऑन द लिक्विडिटी पोजीशन। मुझे पार्टी करने जाना है, मैं डॉक्टर के साथ जाऊंगा, शादी करनी है बटी से करूंगा। एग्जाम्पल है, करेक्ट? डन? सो यू अंडरस्टूड? यहां पे क्या चेक किया आपने? लिक्विडिटी पोजीशन। और यहां पे आपने क्या चेक किया बेटा? सॉल्वेंसी पोजीशन। और यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों चीजें चेक करते हैं। समटाइम्स दे चेक व्हाट? लिक्विडिटी पोजीशन, समटाइम्स दे विल बी चेकिंग योर solvency position. Based on that they will take the decision. So because of that there is a classification called as current and non current. मुझे बताओ, solvency position के लिए मुझे कौन से आइटम्स देखने पड़ेंगे? नॉन करंट आइटम्स देखने पड़ेंगे, ऑफ कोर्स। अब याद रहेगा जिंदगी भर। अब तो सर अरे अब आप देखो। सो नॉन करंट आइटम्स करेक्ट है, और ये current items. I hope it is clear to everybody out here. Correct? This is our HD cloud number. रुको, पिंक से बनाएंगे हम इसको। ये लिखना हो चाहो तो लिख लेना, क्योंकि चीजें पढ़ने से एक आध दिन दो दिन बाद भूल जाते हैं, बट लिखा हुआ एक बार का बहुत ज्यादा दिन तक याद रहता है। ऐसा मेरी मम्मी बोलती हैं, है ना? सभी की मम्मी आई गेस यही बोलती होंगी। हाँ, मेरे को पता ही था। HD cloud, I hope it is clear to everybody now. वो दिस इज योर लॉजिक। मैं कोई पर्सनल नहीं बता रहा था, मेरे को तो आपको समझाना था। मैं शरीफ इंसान हूं थोड़ा सा, मैं तुम लोग खराब हो, मेरे को तुम्हारी वजह से ये सब बोलना पड़ता है। लिख लिया? डन? तू हंस नहीं रहा, क्या हो गया? अच्छा हाँ, मतलब तू नॉर्मल रहे यार, जैसे मैं तेरे को जानता हूं। हाँ भाई, तुम्हारी कॉपी कहाँ है? कॉपी निकल, निकल कॉपी है। अगले अटेम्प्ट। हाँ पंखा नहीं बंद करते बेटा, फैन ऑफ करते हैं। कर दो बेटा। अगर प्रोजेक्टर बंद हुआ तू पिटेगा। थैंक यू। नहीं, ये भी बंद हो जाएगा। डन 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 डन, हो गया हो गया हो गया हो गया, आवाज आना बंद होगी। लिख गया बच्चों? जैसे ही लिख जाए चैट पे आप एक बार ऐसे लिख दिया करो, डी फॉर डन, है ना? डी फॉर डन, वाई फॉर यस, है ना? डी फॉर डन, वाई फॉर यस, एन फॉर नो। करेक्ट? आप लोग कुछ मत टेक्स्ट करना, आप यहीं बैठे हो। डन चैटर्स? नाउ सर, ओ सर, लॉजिक तो हो गया। अब डेफिनेशन की बात कर लें, जो आपको पता थी। तो डेफिनेशन के लिए उन्होंने ना नॉन करंट की डेफिनेशन दी है, बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन दी है। यू नो व्हाट? नॉन करंट, एनी आइटम विच इज करंट। कि नॉन करंट, एनी आइटम विच इज नॉट करंट इन नेचर, दैट इज नॉन करंट। तो बोले करंट क्या है? करंट को डिफाइन कर दिया। सो दे डिफाइंड करंट लाइबिलिटी, करंट असेट्स, बट दे डू नॉट डिफाइंड नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट असेट। उन्होंने क्लियरली बोला एनीथिंग विच इज नॉन करंट इन नेचर इज लाइबिलिटी और
asset. So पहले मैं नॉन करेंट लायबिलिटी को डिफाइन कर दूं यहां पे, सॉरी असेट को डिफाइन कर दूं यहां पे. पहले मैं बता रहा हूं करेंट असेट्स. क्या बोल रहा हूं? करंट असेट्स लिखेंगे. दोज रियलाइजेबल असेट्स, दोज रियलाइजेबल asset within 12 months from balance sheet date. 12 months from balance sheet date or one operating cycle and includes इन्वेंट्री. बोले सर करंट एसेट्स क्या है? ऐसे एसेट्स जो रियलाइज हो रहे हैं 12 महीने फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट. रिपोर्टिंग डेट मतलब बैलेंस शीट डेट. बैलेंस शीट डेट से 12 महीने के अंदर अंदर रियलाइजेबल हैं या फिर एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर रियलाइजेबल है. अभी अपन ऑपरेटिंग साइकिल भी समझेंगे, डोंट वरी. ठीक है, 12 महीने फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट और वन ऑपरेटिंग साइकिल एंड इंक्लूड्स इन्वेंट्री. मतलब व्हेनेवर देयर इज इन्वेंट्री इट इज ऑलवेज करंट इन नेचर. करेक्ट है? पक्का? एवरीबडी? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? नाउ चार्टर्ड कैन वी गो टू करंट लायबिलिटी. चलो इसको समझा दूं क्या थोड़ा सा एक टाइमलाइन बना के. फॉर एग्जाम्पल चार्टर्ड सी इधर, ओए इधर. ठीक है, ये टाइमलाइन है. ठीक है, ये मेरा करंट ईयर है इधर. करेक्ट. ये आ गई क्या? 31 मार्च 2024 बैलेंस शीट डेट. ऐसा कोई भी असेट जो इस पीरियड में रियलाइज हो जाए तो वो मेरे लिए कहां पे, यहां पे क्या हो जाएगा? करेंट असेट हो जाएगा. मतलब ऐसा कोई रिसोर्स जो आज मेरी बैलेंस शीट डेट पर फ्यूचर में मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाला है विद इन 12 मंथ्स. मतलब ये क्या बोलूंगा मैं इसको? 12 मंथ्स. ठीक है, दैट इज 31 मार्च 25. इस दौरान अगर वो मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करके दे रहा है, सिर्फ इसी दौरान, उसके बाद उससे कोई बेनिफिट जनरेट नहीं होने वाला, तो दैट विल बी माई करंट असेट्स. कहां पे क्लासिफाई होगा? यहां पे. करेक्ट है. इस अच्छा 31 मार्च 2025 के लिए मैं कब क्लासिफाई करूंगा? 31 मार्च 2026 के लिए. करेक्ट है. मतलब हर 12 महीने फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट है, फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट है. रिपोर्टिंग डेट इज नथिंग बट बैलेंस शीट डेट. करेक्ट है, याद रहेगा. एनीबडी, एनी डाउट्स टिल नाउ? नाउ चार्टर्ड we are moving to the second definition and that is current liabilities. Sir, those liabilities, कौन सी liabilities? Liabilities which would be settled within 12 months or one operating cycle from बैलेंस शीट डेट. जो सेटल हो जाए, पे करना पड़ जाए. सेटलमेंट मतलब सेटलमेंट करना पड़ गया, मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है? मुझे आपको पे करना पड़ेगा. नाउ माई ऑब्लिगेशन इज टू पे यू. So since it is my obligation to pay you, it is nothing but a liability, and if this liability has to be settled within 12 months, current, or more than non-current. Simple. Correct. और यहां पे भी क्या आ गया? ऑपरेटिंग
साइकिल। सर ये ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है? एफएम हो गया आप लोगों का, एफएम पढ़ा है आपने, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, है ना, उसमें एक चैप्टर होगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक बनने तक के लिए जितना भी टाइम पीरियड लगता है किसी प्रोडक्ट को, दैट इज द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस, करेक्ट? तो हमें वो चेक करना रहता है। तो ऑपरेटिंग साइकिल के लिए अगर मैं बात करूं तो एक बहुत सिंपल सी लाइन में आपको लिखा देता हूं। कहां से लिखाऊंगा? 2 सेकंड देना मेरे को, मैं आपको एक बहुत अच्छी जगह से चीज रेफर करा देता हूं ताकि आपको टेंशन नहीं होगी, है ना। चलो आ जाओ अपन ऑपरेटिंग साइकिल देख लेते हैं। व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल? दिस इज द ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है सर? ध्यान से देखना। ऑपरेटिंग साइकिल टाइम पीरियड फ्रॉम ऑर्डर ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल टू रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स आफ्टर सेल ऑफ फिनिश गुड्स। मतलब ऑर्डर आने से लेके, मेरे परचेज से लेके रॉ मटेरियल को उसको बेचने के बाद उससे जो पैसा रिसीव होने वाला है वहां तक के पीरियड को मैं क्या बोलूंगा? ऑपरेटिंग साइकिल। ये क्लियर है सभी को? ये बात क्लियर है ना? कैलकुलेशन कैसे करोगे? वैसे ये कभी आएगी नहीं, फाइनल में आ जाती कभी कभार। तो लीड टाइम फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब टाइम ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग टाइम, रॉ मटेरियल से उस पर प्रोसेस किया, फिनिश गुड्स बनाया, उसके बाद उसको रखा जब तक को वो बिक नहीं गया। बिकने के बाद कोई क्रेडिट पीरियड आपने डेटर को अलाउ करके रखा है कि भाई 3 महीने बाद कोई पे करने वाला है तो वो 3 महीने भी ऐड कर दो, है ना। उसके बाद ये आ गई आपकी ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। इसमें से क्रेडिट पीरियड अलाउड टू क्रेडिटर्स लेस कर दिया तो मेरा आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग साइकिल, करेक्ट? दिस इज द ऑपरेटिंग साइकिल। तो वो बोलते हैं या तो 12 मंथ्स फ्रॉम बैलेंस शीट डेट और रिपोर्टिंग, सॉरी, ऑपरेटिंग साइकिल, करेक्ट है क्लासिफाई करने के लिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वी कंसीडर ओनली ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। हम हमेशा कौन सी ऑब्लिगेशन यूज करेंगे? ऑपरेटिंग साइकिल ग्रॉस वाली। ग्रॉस वाली मतलब क्रेडिटर्स वाला यूज नहीं करने वाले। हमें कहां तक का यूज करना है? परचेज से लेके डेटर्स से रिकवरी तक का। दैट इज द ओनली पीरियड, दैट इज ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। और नहीं तो 12 मंथ्स, विच एवर इज अर्लियर। नाउ चार्टेड, यू अंडरस्टूड टिल नाउ एवरीबडी? ये मैंने लिखा दिया, इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ इसको लिख लो, मीनिंग लिख लो फटाफट से, जल्दी लिखो। अपने को 1 घंटा हो गया मालूम पढ़ते हुए, पता चला? सी क्या हो गया? सर, ओ सर, इतना लिख लिया तो नॉन करेंट के बारे में भी 2 लाइनें लिखवा देते, वो बेचारा क्यों गरीब बुरा माने, है ना। जगह नहीं बची है हमारे पेज में। अरे अभी लिखते हैं एनी आइटम which is not a current, not, which is not current is treated as non current। वाह यार सर, बेहतरीन। HD क्लाउड। नाउ यहां पे 3 हो गए हैं, हमारी डेफिनेशन में 3 क्लाउड्स आ गए, एंड दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। आई होप एवरीथिंग इज इनटू योर, क्या लिख रहे हो भाई? डन। करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट मैंने बता दिया आपको। नॉन करंट के अलावा टेल मी इफ एनीथिंग इज पेंडिंग येट।
क्लियर है? ओके, ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग साइकिल तक। यहां तक किसी को कोई डाउट्स? तो ये हमारे खत्म हुए बेसिक्स ऑफ शेड्यूल नंबर 3, डिवीजन नंबर 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। करेक्ट है सर। अब हम चलते कहां पे? नोट्स पे। नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी दी हुई है, पीडीएफ पे है। तो नोट्स में अगर आप देखोगे, तो नोट्स में अगर आप देखोगे सबसे पहले उसमें बैलेंस शीट गिवन है। करेक्ट है? बैलेंस शीट एज एट होती है, एज एट होती है। इस पे मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्यों होती है। ये आपका पहले दूसरे लेक्चर में बता दिया जाता है कि एज एट, एज ऑन, बर्थडे। हाँ, सर ने बता ही दिया होगा। खत्म, आ जाओ। नोट्स ठीक लग रहे हैं ये? हाँ, थैंक यू। तुम्हें नहीं मिल रहे, हट। फॉर्मेट ऑफ फाइनल अकाउंट्स शेड्यूल 3। कंपनी का नाम हमेशा, वेन एवर यू राइट, यूल प्रिपेयर बैलेंस शीट, यू हैव टू मेंशन फर्स्ट कंपनीज नेम। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। करेक्ट? सेकेंड रिक्वायरमेंट बोले किस साल के लिए? 31 मार्च 2024, 2025, 2026. Whenever you will prepare balance sheet, you have to prepare with not just only current year but also with previous year comparative for the comparison. So आपको previous year की information भी देनी पड़ेगी। सर कितने सालों तक की दे सकते हैं? मिनिमम तो 1 साल की देनी पड़ेगी। अब फिर आपका डिसीजन है आपको कितनी इंफॉर्मेशन देनी है। It is management control, but requirement क्या है? एटलीस्ट 1. नाउ चार्टर्ड, सबसे पहले आ जाता है हमारा शेयर होल्डर्स फंड, दैट इज दी ओनर्स फंड। ओनर्स फंड में हमारे पास सबसे पहले क्या आया सर? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल नोट नंबर 1। नीचे जाओगे तो नोट नंबर 1 दिख रहा होगा आपको, पेज नंबर 3 पे है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, 3 पर आप जाओ, पेज नंबर 3 पर नोट नंबर 1 है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेंशन द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। सर क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है तो नहीं देना है। सर अगर गिवन होती तो देना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। बट याद रखना दोस्तों, whether it is CA final, whether it is CA inter, whenever you will prepare balance sheet, you have to take care of the notes. नोट्स जितने विस्तार से बनाओगे, विस्तार से मतलब आराम से फैला के बनाओगे, उतना ही ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे, पहला। दूसरा, इंटरमीडिएट में एक बेनिफिट ICAI ने देके रखा है कि भाई साहब आपको सारे हेड्स लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं समझे? सारे हेड्स लिखने की जरूरत नहीं है। जितने हेड्स क्वेश्चन में है उतने आप लिख दो। क्या बोल रहा हूं? पूरा शेड्यूल 3 का फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, जितने काम के उतने लिख दो। काम के मतलब क्वेश्चन में गिवन है। करेक्ट? इसके अलावा तीसरा, फाइनल में ऐसा नहीं है। फाइनल में आपको सारे हेड्स मेंशन करना, सब हेड्स नहीं, हेड्स ओनली। ठीक है? तो अभी अपन आ गए हैं हेडिंग में, शेयर कैपिटल नामक हेड के अंदर। मेन हेड क्या था? शेयर होल्डर फंड। उसके अंदर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में 2 होती हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस। लेकिन क्लासिफिकेशन तो ऑथोराइज, इशूड, पेड अप, सब्सक्राइब। करेक्ट? सो सर ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या है? तो मान लो अगर ऑथोराइज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जितनी हो, उसकी फेस वैल्यू कितनी है लिख दो। इक्विटी शेयर कितनी ऑथोराइज्ड है? ऑथोराइज मतलब औकात, कंपनी इससे ज्यादा शेयर्स इशू नहीं कर सकती। सर अगर उसे इशू करने हैं तो SR पास करे, ऑथोराइज शेयर कैपिटल बढ़ा ले, फिर इशू कर सकती है। हाँ, करेक्ट। नाउ सेकंड आता है इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। जितने प्रेफरेंस शेयर्स इशूड, सब्सक्राइब, फुल्ली पेड अप होंगे तो वो फुल्ली या कॉल्ड अप है, जो भी है स्टेटस उस हिसाब से लगते, या तो पेड अप होंगे या कॉल्ड अप होंगे। इक्विटी शेयर्स में भी सेम, इतने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब ये तो नोट्स टू द अकाउंट्स मतलब सिर्फ डिस्क्लोजर देना है। हाँ, इंपॉर्टेंट ये जो गलती यहां होगी, कोई कॉल्स इन अरियर है तो नोट नंबर 1 के अंदर जाके लेस करोगे आप उसको, असेट साइड मत दिखा देना।
आई बात समझ में? आप लोग क्या गलती कर देते हो, आपको कॉल से नरियर दिखा, आप लेस करना भूल गए, और जब आप लेस करना भूल गए तो मुझे एक बात बताओ, लेस नहीं किया और असेट साइड लिख दिया, इट इज नॉट अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन. यू हैव टू रिड्यूस इस फ्रॉम नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल. करेक्ट? इसके अलावा अगर ये आपका सब टोटल आ जाएगा. अच्छा, इस टोटल में ये वाला टोटल इंक्लूड नहीं होगा. ये कौन सा टोटल है? ऑथोराइज्ड का. और ये इशूड, पेड अप, सब्सक्राइब्ड. करेक्ट? याद रखना, डिस्क्लोजर सेपरेटली आपको कौन सा देना है, इसमें आपको सेपरेटली देना रहेगा वो सारे डिस्क्लोजर जो बिना पैसे के आए हैं. बिना पैसे के, जैसे बोनस शेयर्स. बोनस शेयर फ्रीली, तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड एज बोनस. शेयर्स इशूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा उसका भी डिस्क्लोजर. सर कोई शेयर बॉट बैक करें, बायबैक करें, बायबैक के थ्रू, तो वो भी सर हमारे आ जाएंगे. करेक्ट? तो हमें यहां पे नोट्स, नोट नंबर 1 पे क्या देना है सर? पहला ऑथोराइज शेयर कैपिटल, दूसरा इशूड, है ना, इशूड शेयर, प्रेफरेंस हो या इक्विटी, दोनों में सेपरेटली डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. अच्छा सर कोई कॉल से नरियर है, लेस कर दो. सर इसके अलावा कोई भी शेयर फ्री में इशू किया है, कोई कैश कंसीडरेशन के अलावा आया है, तो वहां पे अलग से सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि मैंने आपकी कंपनी खरीदी और बदले में आपको मैंने कंसीडरेशन में कैश ना देके शेयर्स दे दिए, तो मैंने शेयर इशू करे आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स को. इट इज व्हाट केस? अमलगमेशन. अमलगमेशन में मैंने आपकी कंपनी टेक ओवर कर ली, बदले में मुझे कैश कंसीडरेशन देना था, मैंने आपको इक्विटी शेयर्स दे दिए. कह रहे हैं इसे दो शेयर्स इशूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, एंड देन अदर देन कैश, तो फिर उसका सेपरेट नोट आएगा. और याद होगा आपको, आपके टीचर ने लिखाया भी होगा जब जब उसका वर्किंग नोट बना होगा कि इतने शेयर्स इशूड अदर देन कंसीडरेशन फॉर कैश. एम आई क्लियर? लॉजिक क्लियर रहेगा नोट नंबर 1 का. नोट नंबर 1 में सर आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? नोट नंबर 1 में इसलिए टाइम लगा रहे हैं बिकॉज ये सबसे पहला नोट होता है हमारे क्वेश्चन का. पहले ही नोट में खटर पटर कर दिया तो फिर तो खटर पटर मारे मार्क्स आएंगे. हाँ या ना? पक्का? चलो आगे बढ़ जाऊं. हाँ, साथ ही साथ कोई शेयर फॉर फीचर अकाउंट है, फॉरफीट कर दिए शेयर्स. हाँ ये तो बताने रह गया. शेयर फॉर फीचर अकाउंट में डायरेक्टली आप इसको बाहर आउटर कॉलम में डिस्क्लोज करोगे कि ऐसे कोई शेयर्स जो आपने फॉरफीट कर दिए हैं. फॉरफीट कब करते हो? जब पेमेंट नहीं आ रहा तो उन शेयर्स को फॉरफीट किया और उनको री इशू करते हो, लेकिन अभी री इशू नहीं हुए और 31 मार्च आ गई. नहीं समझे? बेटा कैपिटल रिजर्व में तो री इशू के बाद जाएंगे ना. मैं बोल रहा हूं अभी फॉरफीट किए हैं, री इशू नहीं हुआ और 31 मार्च आ गई, तो मुझे बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी. उस बैलेंस शीट में कहां आएगा? ये फॉर फीचर के नाम से आएगा कि अभी ये मैंने फॉरफीट किए हैं, री इशू नहीं किए, येट टू बी इशूड है. करेक्ट? एम आई क्लियर? यस नो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. नाउ चार्टर्ड वी आर मूविंग अहेड विद अ 5 minutes ब्रेक. ओके, 5 मिनट के ब्रेक के बाद एग्जैक्ट 3:51 पर हम यहीं पे मिलेंगे. करेक्ट? ओके, सो द ब्रेक इज ओवर. शैल वी स्टार्ट चार्टर्ड्स? यस नो? ए कुछ तो बोलो. पूरा माहौल में अपन पढ़ रहे हैं, बेहतरीन, कोई अपने को रोक नहीं सकता. इसकी 12 बजाऊं? क्या हो गया बेटा? शुरू करें? ओके नाउ. ओए कहां थे हम? सर नोट नंबर 1 हो गया था हमारा ब्रेक के पहले. करेक्ट है? नाउ वी आर मूविंग टू नोट नंबर 2, दैट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस. इट्स अ वेरी इजी नोट. सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस को नोट नंबर 2 में लेके जाएंगे. पेज नंबर 3 पर जाएंगे हम. सर कैपिटल रिजर्व, सर irrespective of all the reserves we will post it here separately. correct? whether it is statement of PRL का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट. क्रेडिट बैलेंस मतलब मुझे इस साल लॉस हुआ है,
डेबिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट हुआ है, वो यहीं पे जाएगा। कैसे सर? ये देखो सीआरआर भी इधर ही आ गया, इसको कट कर लेना है, पुराना प्रिंट हो गया वो भाई ने जो भी था 11th वाला। ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट होता है, ठीक है। डीआरआर भी यहीं आएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व भी यहीं आएगा, जनरल रिजर्व भी यहीं आएगा, ईशॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट भी यहीं आएगा। ईशॉप आउटस्टैंडिंग मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंदर अगर आपने कोई स्कीम लॉन्च करी है तो क्या होगा, आपको एक फंड ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहां पर? ईशॉप पे। ईशॉप आउटस्टैंडिंग रिजर्व के नाम से एक रिजर्व बनाना पड़ेगा उस रिजर्व में, ताकि आप क्या करो, उस फंड को मैनेज कर सको। बट सर यहां बैलेंस आ रहा है तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये आ गया नोट नंबर 2 जी के बारे में, ठीक है। एक सेकेंड, नोट 2 जी पार्ट क्या लिखा है? ईशॉप आउटस्टैंडिंग रिजर्व, करेक्ट। सपोज मेरी कंपनी है HD लिमिटेड, करेक्ट। मेरे यहां एक बहुत होनहार एम्प्लॉय है, बडी नहीं एम्प्लॉय है, ठीक है। मैंने इनको बोला, अब जो बहुत होनहार एम्प्लॉय है तो कॉम्पिटिटर्स क्या करेंगे, इनको हाई सैलरी पे अपनी कंपनी में ले लेंगे। तो मैंने इनको एक लालच दिया। क्या दिया? लालच। हालांकि बड़ी बहुत लॉयल है, से पाला नहीं बदलेगी, बट स्टिल पैसा, पैसे के आगे कोई सब मोह माया हो जाती है, सिर्फ पैसा ये दिखता है फिर इंसान को, करेक्ट। सो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, देवांश व्हाट इज दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, हट। नाउ चार्टर्ड बडी, मैंने बडी को बोला सुनना, बोले यस। मैंने नहीं मतलब आई एम द MD, I offered Buddy to stay in company for 3 years, correct। बदले में I'll give 1000 shares whose market price is 200 rupees. I'll give her at rupees 20. अंडरस्टूड? मतलब ये सर 180 रुपीज क्या है? 180 रुपीज बट ही इज नॉट गिविंग मी, बट बडी ऑन बिहाफ ऑफ दोज 180 स्टेइंग इन कंपनी फॉर 3 years, और 3 साल के बाद बडी बीइंग द एम्प्लॉय कैन एक्सरसाइज दिस ऑप्शन एट रुपीज 20 और उसको 1000 शेयर्स मिल जाएंगे। मतलब उसको 200 पे करने हैं, 1000 मतलब अल्टीमेट जो एक्सपेंस है वो किसने बियर कर रहा? कंपनी ने। ऐसे केस को बोलते हैं हम शेयर बेस्ड पेमेंट। शेयर बेस्ड पेमेंट मतलब ईशॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइज नाउ, है ना। ये आपके सिलेबस में है नहीं, बट मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं कि उसका रिजर्व अगर आ गया तो सर क्या हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी को डे 1 से खर्चा बुक करना पड़ेगा। कौन सा खर्चा सर? ये जो ईशॉप का। और उसे कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा? ईशॉप आउटस्टैंडिंग में। हर 31 मार्च को ईशॉप आउटस्टैंडिंग में कुछ बैलेंस जाएगा। दैट बैलेंस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग टिल द वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड मतलब मिनिमम पीरियड टू स्टे इन द कंपनी, करेक्ट। तो 3 साल तक ये मेरी बैलेंस शीट में रहेगा। तो 3 साल ये कहां आएगा? जनरल सॉरी रिजर्व्स एंड सरप्लस में, ईशॉप आउटस्टैंडिंग रिजर्व के नाम से, करेक्ट। अंडरस्टूड? तो अभी दिमाग मतलब देखो, अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये चेक करना है एडवांस में, तो जब मैं आपको कोई चीज बोल रहा हूं और आपके मन में थॉट प्रोसेस चल रहा है कि ये बैलेंस शीट के इधर आएगा, तो इसका मतलब आपको समझ आ रहा है। लेकिन जैसे ही वो ब्लैंक खत्म हुआ, नोट्स कनेक्ट नहीं हुए, तुरंत पूछ लेने का सर वापस, ताकि आपको समझ में आ जाए, आप यहां गलती नहीं करो। एम आई क्लियर टू एवरीवन इन द चैट बॉक्स? निकिता, अमय, श्रद्धा, कोमिल, निखिल, रिया, ऋषभ, रोहन, मान्या, अमय। तो देखो
एक डाउट और आया, सर वेस्टिंग पीरियड हो गया, 3 साल हो गए, अब सामने वाली ने एक्सरसाइज नहीं किया, देयर हैज बीन अ एक्सरसाइज पीरियड ऑल्सो। अभी अपन चूंकि चैप्टर पढ़ नहीं रहे, लेकिन मान लो एक्सरसाइज पीरियड था 2 साल, 2 साल मतलब वेस्टिंग पीरियड क्या बोलता है, 3 साल तक आप कंपनी में रहो, उसके बाद 2 साल तक आपके पास टाइम है, आप कभी भी शेयर्स ले सकते हो। 2 साल लैप्स हो गए, आपने शेयर्स नहीं लिए, तो ऑफर लैप्स हो गया। लैप्स मतलब ऑफर खत्म। बट सर कंपनी ने तो रिजर्व बना के रखा था, फोन नहीं चलाना है, कंपनी ने तो रिजर्व बना के रखा था, कंपनी की बैलेंस शीट में आ रहा होगा। अब इस रिजर्व का क्या, सर दैट एंटायर बैलेंस ऑफ ईशॉप आउटस्टैंडिंग विल बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व, क्योंकि अब वो किसी काम का ही नहीं है। मतलब सर आप ये बोलना चाहते हो ईशॉप आउटस्टैंडिंग इज restricted reserve? Yes, it is only for ESOP. Once the ESOP gets over, can I say if any balance is left, transfer it to general reserve so that it can be used anytime. Otherwise आप यूज नहीं कर सकते ना उस बैलेंस को। करेक्ट है? नाउ इट इज क्लियर एवरीबडी? ओके, नाउ चार्टर्ड, बैक टू द फॉर्मेट। आ जाओ सर, सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस। सरप्लस एज एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीओएल, एड प्रॉफिट और लॉस, लेस कर दो इंटरिम डिविडेंड, कोई ट्रांसफर किया रिजर्व में, कोई ट्रांसफर टू रिजर्व से या रिजर्व से कुछ बैलेंस ट्रांसफर हुआ है, इफ एनीथिंग ये आपका पीओएल का बैलेंस आ जाएगा और इस सब का टोटल क्या हो जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस का हो जाएगा। एक बार इसको ध्यान से देख लो बच्चों, कोई डाउट्स नोट नंबर 2 में हो तो पूछ लो। पूछ लो यार, इसकी 12 बजाऊं। डन 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 डन। नोट नंबर 1 भी एक बार देख लो फटाफट से, अपन ब्रेक में थे, देखा नहीं अपन ने, जल्दी जल्दी करो। अरे नाउ डन, आगे बढ़े। अश्मिका, नंदना, श्रेयांश, श्रद्धा, रोहन, नंदना नाम है बेटा, नंदिनी नहीं, अरे पागल है क्या, नंदना है या नंदन है, जो भी है, खैर एनीवेज सब अच्छा बच्चा होगा कोई यार, उससे क्या। नाउ चार्टर्ड, ओए इधर सी पार्ट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट, व्हाट इज शेयर वारंट्स, कितना ऑनेस्ट आंसर, नहीं पता। नाउ शेयर वारंट्स अपन समझते हैं थोड़ा सा, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, करेक्ट। अच्छा ये बना रहने दो ताकि आपको याद रहे चीजें, हैंड रिटन नोट्स में, ये फॉर्मेट में लास्ट में चिपका दूंगा इसी नोट्स में, तो आपके पास एक पीडीएफ रहेगी जिसमें सारे सॉल्यूशंस और सब कुछ। हाँ ये सही है यार, है ना, ये बढ़िया है, सब आप ही कर दो, हम अपना घर पे एंजॉय करें, पेपर भी मैं ही दे आऊं। किटी पार्टी, शट अप। एग्जाम्पल, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, है बहुत इजी, एक बार बस दिमाग में बैठ जाए। तुमको मेरे पे भरोसा है कि समझा दूंगा? नहीं, ठीक, मुझे भी आप पे नहीं है कि तुम समझ जाओगे। लेट्स सी, तुमको भरोसा है समझा दूंगा मैं? चलो लेट्स stop writing, don't write anything, just focus on the board please for next 5 minutes.
मैंने बोला किसी की सिक्योरिटी की कीमत है कितनी, मेरी कंपनी के 120, मार्केट प्राइस इज व्हाट 120 रुपीज पर शेयर, करेक्ट. नाउ I am the company. I told you guys, if you give rupees 5 today, company will give you equity shares after 3 years at 120 nominal value ₹10. मैं क्या बोल रहा हूं, आज आप मुझे 5 रुपए दे दो, मैं बदले में आपको ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूं. सपोज दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट. नाउ आई हैव ऑफर्ड यू कि गिव मी 5 rupees, I'll issue a share warrant. Now this is a contract between me means company and a person. ठीक है, कोई रैंडम पर्सन बडी. ठीक है, अब 5 रुपए मैंने उनसे ले लिए और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया ना. जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किसके हाथ में गया, बडी के हाथ में. ना बडी के पास क्या राइट आ गया, आफ्टर 3 years शी कैन परचेज इक्विटी शेयर्स वर्थ ₹120. लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर आप बडी की जगह हो, आप उसको 3 साल बाद सिक्योरिटी को परचेज करोगे या नहीं करोगे? डिपेंड करेगा सर उस दिन पे मार्केट प्राइस कितनी है. इफ अगर मार्केट प्राइस 120 से कम आ गई तो वी विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन. हेलो, बट मार्केट प्राइस 2000, you will exercise it because how much you have to pay now, 120 only. इसी को हम पता फाइनेंस की लैंग्वेज में बोलते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इसको बोलते हैं ना, फ्यूचर ऑप्शन, फ्यूचर्स, फ्यूचर ऑप्शन, ऐसा कुछ नाम सुना होगा आपने मार्केट में उड़ता उड़ता. दिस इज नोन एज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट. नाउ मैंने क्या बोला था, ये समझ में आया पहले ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट. अब ध्यान समझना इसकी काउंटिंग कैसे होगी. मैंने आज कितने रुपए ले लिए, 5 रुपए ले लिए. जैसे ही मेरे पास 5 रुपए आए, मैं कंपनी हूं, व्हाट इज द जर्नल एंट्री आई हैव पास्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर वारंट ₹5, करेक्ट. नाउ आफ्टर 3 years, अब ये किस पे डिपेंड करता है कि वो एक्सरसाइज करेगा कि नहीं, शेयर होल्डर जिसके पास ये कॉन्ट्रैक्ट है, करेक्ट है चार्टर्ड्स, ये बात समझ में आ रही है. नाउ वो कब एक्सरसाइज करेगा सर, मार्केट प्राइस 120 से ऊपर चली जाए तो ही और शी विल एक्सरसाइज इट. और कॉमन सेंस वाली बात है, अगर कम होगी मार्केट प्राइस, आप एक्सरसाइज करोगे क्या? कोई लॉस वाला ऑप्शन एक्सरसाइज करता है क्या? बोले 5 रुपए गए 120 क्यों लगाऊं? अरे हेलो, यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. बट सर इसमें तो सामने वाले का लॉस हो जाएगा ना. वी आर डूइंग अकाउंटिंग फ्रॉम होस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी. तो हम यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं हाउ टू डू अकाउंटिंग. इंटर तक हमको अकाउंटिंग ही सीखनी है, फाइनल में हमें रिपोर्टिंग देखनी है. ओके, नाउ इफ मार्केट प्राइस गोज, और दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इफ चार्टर्ड, इफ मार्केट प्राइस इक्वल टू या 120 से भी कम, दूसरा ऑप्शन है ना. मुझे बताओ कौन से ऑप्शन में यू विल एक्सरसाइज. ऑप्शन ए, ये है ऑप्शन ए, और ये ऑप्शन बी. विच वन यू विल फॉलो? आई वॉन्ट एवरीबडी आंसर इन द चैट बॉक्स. एंड लिसन, कल की क्लास थोड़ी सी अपनी थोड़ी नहीं, मतलब कल की क्लास का ड्यूरेशन कम रहेगा, और कल की सिर्फ क्लास लाइव रहेगी एट इवनिंग 7 PM. I will share a Zoom link 7 to 8:30 only for tomorrow, because I am not available tomorrow. I'll reach Indore at 5 PM. I have to go somewhere, that's why.
कल पार्टी है बंगलो में, BHK की बंगलो। हाँ ठीक है ठीक है। आई विल रीच इंदौर बाय 5:30 देवान, एज पर देवांश मैं 5:30 तक पहुंच जाऊंगा। अरे मेरे को एक स्कूल में जाके पढ़ाना है लॉ, सो अरे वो टाई अप है ना 11th 12th प्लस फाउंडेशन, वो फाउंडेशन। ओके नाउ हो गया। कोई बंगलो ना BHK, कैसे घटिया लोग हैं चैट पे। मैं पूछ रहा हूं A और B, इस पे जवाब नहीं आया। So rude. Chartered, all my wonderful future chartered, you will be in CA final soon in the coming Valentines. Let me know your answer. अरे जनवरी में एग्जाम है, वैलेंटाइंस तक रिजल्ट आ जाएगा। हेलो हट, चीप श्रेयांश कहीं का। नाउ अगर मैंने एक्सरसाइज कर लिया सर ऑप्शन, वेरी गुड, ऑनलाइन में आ गए आंसर। ऑनलाइन वालों एक्सरसाइज एंड नॉट एक्सरसाइज। बट मेरे को एक बात बताओ, मेरी बुक्स में तो 5 रुपए है अभी भी, ये 5 रुपए मैं कहां दिखाऊंगा? इक्विटी शेयर्स में तो दिखा नहीं सकता, बिकॉज क्या मैंने अभी शेयर वारंट इशू कर दिया है क्या? क्या सामने वाले ने शेयर वारंट के लिए पूरे पैसे दिए हैं क्या? नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको वहां पे दिखा सकता हूं अलग से? नहीं। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, अभी सिर्फ शेयर वारंट के नाम पे पैसा मिला है 5 रुपए, टोकन मनी मिली है। टोकन मनी समझते हो ना, registration amount. Okay, if you exercise it, so can I say the entry will be like this? Share warrant account debit, बैंक अकाउंट डेबिट, और उसके बदले में क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सो व्हाट विल बी द एंट्री? मतलब 5, 120, 10, 115। करेक्ट। तब तक ये बैलेंस शीट में कहां दिखेगा? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। मतलब ये क्या शेयर बन चुका है या सिर्फ अभी वारंट है? वारंट है, तो ये तीसरे वाले पे आएगा। कहां पे? शेयर होल्डर्स फंड में। कहना इसे तीनों हेडिंग्स क्लियर है बच्चों? यस नो? पक्का? आगे बढ़े। ओके नाउ चार्टर्ड द एक्सरसाइज नॉट एक्सरसाइज वाले बात पे आते हैं। अगर सामने वाले ने एक्सरसाइज नहीं किया तो कहना इसे 5 रुपए हमारे फालतू के पड़े हैं। एज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट जैसे ही एक्सरसाइज पीरियड 3 साल का होगा, 34 साल तक मान लो उसने नहीं किया, तो कहना इसे वारंट लैप्स, 5 रुपए आई विल शेयर इट टू प्योरल। सो माई एंट्री विल बी शेयर वारंट अकाउंट डेबिट टू प्योरल 5 डन। This was the accounting effect and this is the entire share warrant. I hope ये शायद पहली बार आप लोगों को समझ में आया होगा, बट ये दिमाग में बैठ गया है। सर आप इतना स्लो क्यों जा रहे हो? भाई मैंने ऑलरेडी बोला इट इज 0 बैच, मैं कॉन्सेप्ट में बहुत टाइम लूंगा, बट ऐसा कर दूंगा कि आपको ध्यान रह जाए लास्ट तक, है ना? पैर नहीं हिलाते, पापा की लायबिलिटी बढ़ेगी, ऐसा बोलते हैं हिंदुओं में। हाँ हाँ, मतलब सीनियर, हाँ कर्ज तो लाइबिलिटी ही बोलते हैं उसको, कर्ज बोलते नहीं, लाइबिलिटी नहीं, कर्ज बढ़ रहा है। आई एम लाइक अकाउंट्स की क्लास चल रही है, इसके पापा खुद इससे परेशान है। ओके जस्ट अ मोमेंट। हेलो डन। एक सेकंड ना, ये कुछ तो ग्लिच हुआ है जूम पे। हेलो 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 हेलो, एक बार लिंक चालू करना। हाँ आ गए बच्चे। नाउ शेयर वारंट तक हमारा क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी
पेंडिंग अलॉटमेंट मतलब मुझे बताओ, मैंने कोई शेयर्स, मैं कंपनी हूं, मैंने एक शेयर इशू करे, जैसे ही मैंने कंपनी को शेयर्स इशू करे, मतलब मैंने कंपनी से शेयर्स इशू करे, मैं कंपनी हूं, आपने एप्लीकेशन मनी डाल दी, अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ है, हेलो, अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो जब तक अलॉटमेंट ही नहीं हुआ आप शेयर होल्डर ही नहीं बने। सेक्शन 39 अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज कंपनीज एक्ट 2013, यस और नो। और मान लो ये कंपनी है एचडी लिमिटेड, ये बहुत फेमस कंपनी है, आपको इसमें मुक्स भी ओनर है, मुक्स, मुकेश या मोटा भाई। तो एचडी लिमिटेड के कुछ शेयर होल्डर्स हैं, डॉक्टर, बडी, शेरू, हाँ है ना, और नदीम भाई, नदीम भाई ने भी शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया, एप्लीकेशन मनी भेज दी, है ना, पाशा भाई, है ना, हाँ, मोहम्मद गोरी, ये सब कौन है, हाँ, दानिश भाई, सेंस्टार ब्रो, ये सब कौन है, इनने कंपनी को क्या दिया, पैसा, क्या दिया, पैसा, नहीं हम, मेरी लाइफ के जितने कैरेक्टर्स मैंने सारे लिख दिए। अरे अब अभी आप नए नए हो, ये सब मेरे को फाउंडेशंस जान रहे हैं, ठीक है, चलो। तो ये जितने भी कैरेक्टर्स है, पाशा, दिन, तू तो रहने दे यार, दानेश, इन सब ने क्या किया, एप्लीकेशन मनी भेजी। अब मुझे बताओ, अलॉटमेंट हुआ नहीं, जब अलॉटमेंट ही नहीं हुआ तो क्या ये लोग शेयर होल्डर्स बन गए, ओनर्स बन गए क्या, नो। नाउ ₹100 ईच, कितना पैसा भेजा इन लोगों ने, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, एक और बनाना पड़ेगा यार, किरोन भाई, अरे हैं एक, जिन्हें समझना था समझ गए, नहीं, बस 1000 रुपए आ गए ना अपने पास, 10 लोग हो गए। अब ये बताओ, सब ने 100 रुपए दिए क्या, एप्लीकेशन पे, करेक्ट। नाउ दिस एप्लीकेशन इनटू 10, हाउ मच, कंपनी के पास कितने आ गए, 1000, करेक्ट, 1000 रुपीज इज पेंडिंग अलॉटमेंट, एंड अलॉटमेंट पता जब 90 दिन में खत्म करना होता है ना, एल्स रिफंड करना पड़ेगा। अरे हाँ है ना, ये तो पढ़ा होगा ना, लॉ में पढ़ा होगा, ये तो 11th में भी पढ़ा होगा, अलॉटमेंट शुड बी डन विद इन 90 डेज। ओके, नाउ चार्टर्ड अंडरस्टैंड पेंडिंग अलॉटमेंट, और बीच में ये देखो, ये टाइमलाइन चल रही है, दिस इज द प्रीवियस ईयर, दिस इज 31st March, एंड दिस इज द अलॉटमेंट डेट। इस डेट पे अलॉटमेंट होगा, ये कौन सी डेट है, 4 मई, ठीक है। तो इस दिन पे ये ₹1000 इज नॉट इंक्लूडेड इन योर शेयर कैपिटल, व्हाई, बिकॉज इट इज नॉट ओनर्स फंड। ओनर फंड कब होगा ये, जब ये का सामने वाले मेंबर बन जाएंगे। क्या ये मेंबर बने, नो, कंपनी इनको अभी मेंबर बनाएगी, बना भी सकती नहीं भी बना सकती, डिपेंड्स, बट आज की डेट में मेरे पास 1000 एक्स्ट्रा आ गए, ये 1000 को मैं अलग से लिखूंगा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट एज ऑन 31st March। इस दिन पे मैं इस 1000 रुपीज को लिखूंगा, क्योंकि अच्छा क्यों नहीं लिख सकता शेयर कैपिटल में, सर ओनर का फंड ही नहीं, अभी शेयर होल्डर ही नहीं बना, रिजर्व एंड सरप्लस में भी नहीं भेज सकते, वारंट है नहीं ये, क्योंकि इट इज नॉट अ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट। तो अब बचा क्या, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, सो दिस हैज बीन सेपरेटेडली क्रिएटेड, करेक्ट। अच्छा, इस अमाउंट से कुछ रिफंड भी होगा,
हो सकता है कि भाई शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के टाइम पे इन सब ने जो 100 रुपए दिए हैं, इन सबको सिर्फ 70 रुपए के शेयर्स मिले, 30 का रिफंड करना पड़ जाए, तो 300 रिफंड करने पड़ जाए और 700 शेयर कैपिटल में चला जाए। करेक्ट, यू अंडरस्टूड। तो ये बैलेंस शीट डेट पे मैं इसे क्या दिखाऊंगा, दिस इज योर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू एवरीबडी नाउ। ये दिमाग के जाले साफ हुए आपके। हेलो, डन चार्टर्ड्स एवरीबडी। नाउ अगेन फॉर्मेट पे चलो। ओके, अब बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि ज्यादा दिमाग लगाने वाला कुछ बचा नहीं। नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट, करंट मैंने आपको बताई दी क्या होता है। इसमें आता है पहला लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नोट नंबर 3। आइए नोट क्रमांक 3 पर चलते हैं दर्शन करते हुए। सारे के सारे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड के बेसिस पे हम यहां क्लासिफिकेशन करेंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में कोई भी ऐसा नहीं होता कि डिबेंचर डाल दिया, ऐसा बैंक लोन डाल दिया। फर्स्ट देयर हैज टू बी ए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिक्योर्ड एज वेल एज अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड में जिसके अगेंस्ट आपके पास कुछ कोलेटरल है, सिक्योरिटी है, वो सारे क्लासिफिकेशन मतलब वो सारे सिक्योर्ड के अंदर जाएंगे। और ऐसे जिनको सेटलमेंट हमें 12 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट के बाद करना है, ना कि विद इन। विद इन में तो फिर कहां चले जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है मतलब सेटलमेंट कब होने वाला है, 12 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। करेक्ट, आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट के 12 महीने के बाद मुझे सेटलमेंट करना है। सो दिस इज नथिंग बट लॉन्ग टर्म बोरिंग। एम आई क्लियर? सो उसमें क्या आ जाता है सर, डिवेंचर, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। और इसमें सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन ऑल्सो भी डिस्क्लोज, मतलब कितनी आपने कोलेटरल लेके रखी, सिक्योरिटी आपने अपने पास रखवा के रखी, बिकॉज इट इज सिक्योर्ड। करेक्ट। अनसिक्योर्ड में डायरेक्टर लोन, लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, सब्सिडरी, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेट्रा। ये अपने एग्जांपल्स के मैंने, ठीक है। देन अपना आता है चार्टर्ड्स डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और एक यहां पे नॉन करेंट असेट्स के अंदर आता है डेफर्ड टैक्स असेट्स। दिस वी विल स्टडी इन डिटेल AS 22। सर क्या होता है ये, थोड़ा सा आप बता दोगे क्या? बिल्कुल, छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई, सोचना, सिर्फ सुनना, बाकी की बातें कहां करेंगे, AS 22 में, लेकिन अभी के लिए ध्यान से सुन लो। मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई। बुक्स ऑफ अकाउंट साल भर बनती है, जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब साल भर बनता है। और लास्ट में फाइनल अकाउंट्स के नाम पे ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। यस, अगर कंपनी है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L और बैलेंस शीट। करेक्ट। नाउ चार्टर्ड अंडरस्टैंड, ये तो मेरी अकाउंटिंग बुक्स है, लेकिन कंपनी को टैक्स तो पे करना पड़ेगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अब इनकम टैक्स एक्ट कई जगहों पे क्या बोलता है, कैश बेसिस, और हम किससे करते हैं अकाउंटिंग, अक्रूअल बेसिस। अक्रूअल बेसिस समझते हो ना, खर्चा अक्रू हो गया तो हम आउटस्टैंडिंग कर देते हैं। इनकम टैक्स बोलता है हमें ये समझ में नहीं आता, आप तो अकाउंट फॉर तब करो जब आपकी जेब से कैश गया। करेक्ट। एग्जाम्पल के लिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के पहले के खर्चे, कंपनी बनने से पहले के खर्चे, अकाउंट्स बोलता है इट शुड बी रिटन ऑफ इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकम टैक्स एक्ट बोलता है इट शुड बी रिटन ऑफ इन 5 years। करेक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो 1000 रुपए का प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, अकाउंट्स के हिसाब से खर्चा कितना बढ़ गया, 1000 रुपए का। अगर 1000 का खर्चा बढ़ा इस साल, और अकाउंट्स टैक्स के हिसाब से कितने का खर्चा इस साल रिकॉर्ड होगा, 200। करेक्ट। मेरे को एक बात बताओ, सोच के देखना, आप मेरे को एक बात बताना, ये अकाउंट्स है, ये टैक्स है, टैक्स की बुक्स, ये अकाउंटिंग बुक्स, ये टैक्स की बुक्स, इसमें खर्चा कितना आया, इसमें खर्चा कितना आया, कितने, अच्छा इनकम फिर प्रॉफिट किसमें ज्यादा होगा, टैक्स का प्रॉफिट ज्यादा होगा। अच्छा, मतलब सर एक्सपेंस मेरा अगर इसमें ज्यादा है, इट विल लीड टू लेस प्रॉफिट, और यहां हो जाएगा मोर प्रॉफिट। जब मोर प्रॉफिट तो मोर, यहां पे लेस टैक्स,
ध्यान से समझ में आ रहा है यहां तक सब साथ में? अरे सीधी सी बात है ना सर, 200 रुपए का मेरा खर्चा बुक हो रहा है एज पर इनकम टैक्स, मतलब 800 का डिसअलाउ कर दिया है ना, और अकाउंट्स में मैंने कितने का बुक कर दिया, 1000 का। क्यों? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या बोलता है, कंपनीज एक्ट बोलता है इस खर्चे को पूरे पहले ही साल में राइट ऑफ मार दो, इनकम टैक्स एक्ट बोलता है 5 साल में राइट ऑफ मारो, मतलब अभी अगले 4 साल और इसे राइट ऑफ करना पड़ेगा, है ना। तुम अब सुनो, मोर टैक्स और मुझे बीइंग द कंपनी कौन से किसको फॉलो करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने के लिए अकाउंट्स, लेकिन टैक्स पे करते वक्त मुझे इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से पे करना है। तो सर हमारा तो इतना प्रॉफिट ही नहीं है, हम तो जबरन ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। आज मैंने ज्यादा टैक्स पे किया, क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स के हिसाब से आपका प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, तो यू पेड मोर टैक्स। लेकिन क्या इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा? यस। कैसे? क्योंकि अगले साल आपका एक्सपेंस अकाउंट्स के हिसाब से कितना हो जाएगा, 0, और इधर कितना हो जाएगा, अगेन 200। नाउ दिस टाइम चार्टर्ड्स एक्सपेंस आपका कम है, तो प्रॉफिट मोर, और यहां पे तो क्या है आपका 200 का खर्चा है, तो प्रॉफिट लेस आएगा, यहां पे प्रॉफिट लेस आएगा। ये टैक्स बेस, ये सेकेंड ईयर की सिचुएशन है, ये सभी लोगों को समझ में आ रही है सर? तो कहना ही से नेक्स्ट ईयर आपको टैक्स कम पे करना है या ज्यादा? कम पे करना है, क्योंकि पे किसके हिसाब से करना होता है, टैक्स वाले के हिसाब से, इसके हिसाब से पे करना पड़ता है, इनकम टैक्स वाले इसके हिसाब से टैक्स लेते हैं। तो मैंने डे 1 फर्स्ट ईयर पे ज्यादा टैक्स पे कर दिया, इसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर ईयर्स में मिलेगा। और अगर मैंने आज कोई टैक्स लायबिलिटी पे कर दी एक्स्ट्रा, जिसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलना है, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना है, तो इट इज डेफर्ड टैक्स असेट। एंड वाइस वर्सा सोच लो तो डेफर्ड टैक्स। छोटा सा ओवरव्यू दिया था, आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि एक साल में डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आएगी। डिटेल में कहां पढ़ेंगे? AS22। भाई सिंपल सी बात है, एक्सपेंस ज्यादा तो प्रॉफिट क्या होगा, कम, और टैक्स का एक्सपेंस ज्यादा था कि कम था, तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा आएगा, ज्यादा प्रॉफिट तो ज्यादा इनकम टैक्स। आज मैंने इनकम टैक्स एक्चुअल में इतना, मतलब एक्चुअल में मेरा ज्यादा प्रॉफिट हुआ था क्या? नहीं, बट इनकम टैक्स एक्ट वाले बोले आज आप दे दो, बाद में फ्यूचर में सेट ऑफ कर लेना। तो ये पूरी जो व्यवस्था है ये कौन संभालता है? हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, डेफर्ड टैक्स। आई होप यू आर कवरिंग इट। सर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतना ज्यादा तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। वेलकम, बट आप कनेक्ट कर पा रहे हो नाउ। ये हो गया आपका AS22 से, ये हो गया आपका AS22 से। याद रखना आप चीजें इतनी, ठीक है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मतलब जो इसमें नहीं आई, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में नहीं आई, वो सारे कहां जाएंगे? इधर पे। और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के लिए नोट नंबर 4 पे चलते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस जैसे प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, पेंशन है, ये थोड़ी पर्सन नहीं है, पेंशन है, थोड़ा समझ गया। पेंशन इज नथिंग, मतलब ऐसे कोई प्रोविजंस जो आज कंपनी ने क्रिएट करके रखे हैं, कंपनी को कभी भी उससे पेमेंट करना पड़ सकता है, लेकिन कब पेमेंट करना है? 12 मंथ्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट, तभी तो ये लॉन्ग टर्म है। अदरवाइज क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में क्या है? 12 months from the balance sheet date. Within the 12 months, short term. After the 12 months, long term. Correct? ओह, ऑनलाइन वालों ये सब बात हो गई यार, उतनी की उतनी ही है। करेक्ट है? ओके सर, इसके बाद आता है हमारा लायबिलिटी में सेकेंड लास्ट पार्ट, दैट वाज करंट लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, नोट नंबर 5। ट्रेड पेबल तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसमें दो चीजें आती हैं, बिल्स पेबल और सुंदरी क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। करेक्ट? अदर करेंट लायबिलिटी जो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में
नहीं आई। शॉर्ट टर्म बोरिंग देख लेते नोट नंबर 5 में। बैंक ओडी, कैश क्रेडिट लिमिट, लोन्स पेबल ऑन डिमांड। ऑन डिमांड जो रिपेबल हो रहा है सर, ऑन डिमांड मतलब विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट जो सेटल हो रहे हैं, सिंपल है। अब यहां पे उतना डिटेल में जाने की जरूरत अपने को नहीं है सर। अदर करंट लायबिलिटीज में क्या आ जाएगा, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, कॉल्स इन एडवांस, एडवांस रिसीव हो गया किसी कस्टमर से, अनक्लेम डिविडेंड। अनक्लेम डिविडेंड समझते हो, आपने पढ़ा है इसका सेक्शन भी कंपनीज एक्ट में तरुण सर से। टीडीएस ऑन एक्सपेंस, ये अपन सब AS22, इनकम टैक्स पेबल, ये सब AS22 में अपन ध्यान में। डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और आपने अलग से वो अमाउंट निकाल लिया प्रॉफिट से, और पे अभी नहीं किया, लेकिन वो पे विद इन 12 मंथ्स के अंदर अंदर ही होने वाला है, तो इसको अलग से आपने डिविडेंड डिक्लेयर का अमाउंट दे दिया। अगेन शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स। फिर आ गए हम कहां पे, असेट साइड। ये हो गई मेरी पूरी लायबिलिटी। एक बार लायबिलिटी के सारे फिगर्स को देखो, क्या अब आपको नाम पढ़ते से ही थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा है कि नहीं? सभी लोग 1 मिनट का टाइम लेके प्रॉपर, मैंने पूरी सिर्फ और सिर्फ इक्विटी एंड लायबिलिटीज अभी तक बताया है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपन चालू हुए हैं। अपन अगले 3 से 4 दिन में ये चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे। एंड इस नोट्स में जितने क्वेश्चन आई विल मेक यू सॉल्व इन द क्लास इटसेल्फ। इसके अलावा इस प्लेनेट पे अभी तक कोई नया क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूं, क्योंकि यही है, मतलब ये वैरायटी कर ली तो नया कुछ भी नहीं है। एडजस्टमेंट, अब वो नया क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेगा, 3 एडजस्टमेंट इसके उठाए, 3 उसके उठाए, एक नया। इतना आप कॉमन सेंस से कर सकते हो। एक बार फटाफट से देख लो सारे हेड्स। Done everybody? Please confirm. Now chartered. Done. Now comes the asset. Assets में अपन नॉन करेंट देख के क्लास रोक देंगे आज की, and that will be the end of today. Okay? So assets में अपन आ जाते हैं नॉन करेंट assets. Sir, what is non-current assets? Non-current assets which is not current in nature, correct? उसमें आता है पहला PPE। डिटेल में चलेंगे कहां, AS10 में, खत्म, इतना ही था। लेकिन PPE के अंदर अगर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा एसेट कवर करती है, टेंजिबल। बिकॉज इनटेंजिबल के लिए एक है AS26, उसको हम डिटेल में वहां पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन जितने भी इनटेंजिबल और टेंजिबल, टेंजिबल क्या, जो देख सकते हैं, समझ रहे हो, बट इन ये एसेट है, अच्छा छू सकते हैं सर, ये टेंजिबल। दीदी कुछ भी मतलब, इनटेंजिबल क्या होता है, विच इज नॉट टेंजिबल। वाह यार, विच इज नॉट टेंजिबल, वाह यार, जिसे छू नहीं सकते, जस्ट फील किया जा सकता है, जैसे गुड्डू, गुडविल, पेटेंट, सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, वाह यार। और आ जाओ नोट नंबर 8 और 9 पे थोड़ा सा समझ लें। टेंजिबल में क्या क्या आ जाएगा सर, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, मोटर व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट। याद रखना इसकी कॉस्ट और अभी तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन को लायबिलिटी में मत दिखा देना, हेलो, उसको वहीं पे राइट ऑफ मारना, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन टिल डेट, एंड जो भी अमाउंट आया दैट शुड बी शोन आउटसाइड द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर एसेट, करेक्ट? इंटेंजिबल में गुड्डू, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, अमोर्टाइजेशन। अच्छा सुनो, इसकी कॉस्ट और अमोर्टाइजेशन दिखाना पड़ेगा। अमोर्टाइजेशन इज नथिंग बट डेप्रीशिएशन, टेंजिबल के लिए होता है, इनटेंजिबल के लिए अमोर्टाइजेशन होता है। तो अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल्स भी दिखाना पड़ेगा सेपरेटली, करेक्ट? ओके। देन चार्टर्ड्स, हमारे पास एक और चीज आ गई,
क्या सर? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब ऐसा पीपीई जो अभी पीपीई इन प्रोग्रेस है, अभी बना नहीं है, सो दैट इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. सर इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट मतलब वो अभी इंटेंजिबल असेट इन प्रोग्रेस है, अभी बना नहीं है, बस दिस इज द ओनली थिंग यू कैन रियलाइज इट. करेक्ट. सो यहां तक मैं बताऊं, सारी चीजें क्लियर है? हेलो एवरीबॉडी. ओके सर, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स नोट नंबर 10. आ जाओ नोट नंबर 10 पे. आई होप ये नोट्स आपको बहुत सिंप्लीफाई लगेंगे. ये जो फॉर्मेट के लिए मैंने अलग से प्रिंटेड नोट्स दूंगा, उससे क्या रहेगा, आपने एक बार पढ़ा, आपके दिमाग के सारे जाले साफ. और आपको पीडीएफ में जो मैं लिखा वो मैं भी आपको शेयर कर दूंगा. बट मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर आप चाहते हैं इसमें एडवांस में एग्जाम्शन, प्लीज राइट इट अलॉन्ग साइड विथ मी. you will gain confidence, else you will gain confidence in the class, but 4 days later you'll forget everything and you'll be like क्या हो रहा है ये यार, कहीं तो देखा है. वो नहीं होना चाहिए मेरे साथ. समझ में आ रही बात? एम आई क्लियर? ऑनलाइन वालों आप लोग नोट्स बना रहे हो? हेलो, जो मैंने लिखवाया खाओ कसम, मेरी कसम मत खाना. मेरे को पता था श्रेयांश यही लिखेगा, आपकी कसम. मैंने इसलिए फिंगर्स क्रॉस करके रखी थी. नहीं वो बोल नहीं सकते ना. अरे भैया अपनी कसम. बेटा आप तो द्विवेदी हो, कम से कम आप मेरी कसम क्यों खा रहे हो? चलो, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स में क्या क्या होता है सर? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, bonds, government securities, property, gold, etc. market value of the investment must be disclosed, दिखाना पड़ेगा. और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है तो इट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट. करेंट है तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, बट नॉन करेंट है ऑलवेज ऑन कॉस्ट. बट डिस्क्लोजर में आपको मार्केट वैल्यू भी दिखानी पड़ेगी. करेक्ट. नाउ मूविंग अहेड. सर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, आपने किसी को लोन्स एंड एडवांसेस दे के रखे हैं. लॉन्ग टर्म मतलब जिनका रिपेमेंट कब होगा? 1 ईयर, 12 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट के बाद रियलाइज होने वाला है ये लोन एंड एडवांसेस वो. और अदर नॉन करेंट जिसका कोई नहीं, वो इधर. फिर आ गए अपन कहा? करेंट असेट्स. करेंट असेट्स में करेंट इन्वेस्टमेंट्स, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो करेंट इन नेचर है, रियलाइज कितने दिनों में हो रहे हैं? 12 मंथ्स के अंदर अंदर. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स वगैरह जो भी है, इसका कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं. एस 13 में हम डी में पढ़ेंगे. कहां पे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13. इन्वेंट्री. इन्वेंट्री 3 तरीके की होती है, आपको मालूम है? रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस. रॉ मटेरियल शुड ऑलवेज बी वैल्यूड एट कॉस्ट. Finished goods and WIP should be valued at cost or NRV, whichever is lower. Correct? In AS2, AS2 और ट्रेड रिसीवेबल, इन दोनों के नोट्स भी हैं. चलो नोट्स भी देख लें, बुरा ना माने ये लोग. सर देख चुके हैं क्या ये जी ये सब. लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस में देखो, लोन टू सब्सिडरी रिलेटेड पार्टी, हाउसिंग लोन टू एम्प्लॉय, सिक्योरिटी डिपॉजिट, डिपॉजिट विद द गवर्नमेंट अथॉरिटी, जो कि रियलाइजेबल कितने दिनों के अंदर है? आफ्टर 12 मंथ्स. और इन्वेंट्री में देखो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ RM, WIP, FG. RM कॉस्ट पे, WIP, FG कॉस्ट और NRV whichever is lower. स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल, स्टोर्स, स्पेयर्स, गुड्स इन ट्रांजिट, ये भी हमारी इन्वेंट्री का पार्ट होंगे. करेक्ट सर. ट्रेड रिसीवेबल में अगेन बिल्स रिसीवेबल और सुंदरी डेटर्स. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो कि रियलाइजेबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, जैसे एडवांस टू स्टाफ, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस टैक्स, TDS ऑन इनकम, इनकम टैक्स रिफंड. इनकम टैक्स रिफंड कब आता है आपको मालूम है? अरे यार आप सोच के रखो ना कि विद इन द 12 मंथ्स अगर कोई चीज रिसीव होने वाली है, रियलाइज होने वाली है, आपने टैक्स ज्यादा पे कर दिया, आपको रिफंड आ जाएगा. सिंपल. जैसे मुझे अभी रिसेंटली आया था तो वैसा ही आया था. अब आया था 2 रुपए का ही था, लेकिन ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करना है. लेकिन अगेन कैन आई से इट इज रियलाइजेबल विद इन 12 मंथ्स. एनी डाउट्स टिल नाउ? आस्क मी.
और अदर करेंट एसेट्स में कोई भी इनकम रिसीवेबल है, रिसीव नहीं हुई है। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे बैलेंस शीट के आइटम। देखो, इन्वेंट्री पढ़ लिया, ट्रेड रिसीवेबल पढ़ लिया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी पढ़ लिया, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी पढ़ लिए, और अदर करेंट एसेट्स में कौन, जो इधर नहीं गए, और दिस इज द टोटल। इसके बाद आता है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट नोट नंबर 17। कॉन्टिंजेंट मतलब विच इज नॉट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, करेक्ट। तो उसमें क्या क्या आता है जरा उसको भी देख लें। क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट बिकॉज इट इज लायबिलिटी। क्या लात मार दी तुमने उसको? ये ऐसे ही करती, पिछली बार 3 लड़कों को मार दिया था इसने, जान से नहीं, ऐसी लात ही मारी थी, इसे जान से नहीं मारा। जैसे कि बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर, डिस्काउंटिंग हो चुकी, मैच्योर नहीं हुआ। गारंटी गिवन बाय, अब गारंटी गिवन बाय कंपनी कॉन्टिंजेंट है ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच मे और मे नॉट हैपन इन फ्यूचर, करेक्ट, बट इट इज कॉन्टिंजेंट, कभी भी हो सकता है। अनकॉल्ड अमाउंट ऑन पार्टली पेड ऑफ शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर कमिटमेंट्स, अरियर ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड्स, ये कुछ होती है हमारी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज, ये बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होती। यहां से नोट 18 से हम जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ पी और एल पे, लेकिन वो सारी बातें हम करेंगे कल। कल हम जाने से पहले सुनो, ओए आज मैंने आपको बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट एक्सप्लेन कर दिया। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुन लो सुन लो सुन लो। कल हम जब कंटिन्यू करेंगे तो मैं कुछ बातें बैलेंस शीट की लिखवा दूंगा ताकि आपको एक निमोनिक याद रहे कि बैलेंस शीट में कौन सी चीज कहां आती है। लेकिन उससे पहले मेरे को एक चीज चाहिए रहेगी कि आज आप बैलेंस शीट में असेट्स और इक्विटी एंड लायबिलिटीज पूरा देख लेना। आई होप आज का लेक्चर ठीक लगा होगा। बाकी की बातें करेंगे कल कितने बजे? 7:15, ठीक है, 7:15 PM sharp live at home. That's it from my side. Bye bye, take care.